हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल EduTree में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लुसेंट, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद बुक है, उसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसमें हम इतिहास, विश्व का इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, कंप्यूटर और अन्य पाठ्यक्रम को पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। जिसमें चूँकि यह आज मेरा पहला वीडियो है लुसेंट की बुक पे, इसमें हम शुरुआत इतिहास से करेंगे, जिसमें हम इसे कुल 57 भागों में पार्ट बाय पार्ट करके 57 भागों में बांट के पढ़ेंगे, ताकि हम इसे आसानी से और सरल तरीके से समझ सकें। जिसमें आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते तो हैं पर इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे हम और अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बना सकें। साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, महाकाव्य तथा पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया है, जिसका अर्थ होता है भारत का देश। तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय, जो भी इस भारतवर्ष में निवास करते हैं उन्हें भारतीय कहा गया है, जिसका अर्थ है भरत की संतान। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारत को कुछ विदेशियों द्वारा नाम दिए गए हैं या उस नाम से पुकारा गया है, जिसमें यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तथा अथवा हिंदुस्तान नाम से पुकारा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। यहाँ हम वेद की बात कर रहे हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, और इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। और ये 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से हमें आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कई बार आपने देखा होगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि
गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में, वेद के, ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो यहाँ आप इसे ध्यान से सुने, समझे और याद रखें। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें मिलता है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। देवता सोम का उल्लेख हमें कौन से मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद की 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को, जो हाथों से लिखी गई ऋचाएं हैं, उन्हें खील कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का वर्णन स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इसका वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त से। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों का स्पष्ट विभेद धर्मसूत्र करता है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। आपने यह सुना होगा, पाली से वामना अवतार के रूप में श्री भगवान विष्णु ने पूरी भूमि ब्रह्मांड को बलि से मांग लिया था। उसका जिक्र हमें, या उसका आख्यान हमें प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्रश्न इस तरीके से आ सकते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए तथा अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं का रचना किया गया है? तो ऋग्वेद में इंद्र भगवान के लिए 250 तथा अग्नि भगवान के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगर प्राचीन इतिहास को जानने के साधन के रूप में अगर हम देखते हैं, तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन करता यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलते हैं। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, और इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है।
किसे? सामवेद को। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन याद रखेंगे ऋग्वेद में हमें ऐतिहासिक घटना का वर्णन मिलता है। वहाँ से उनके सामाजिक जीवन के बारे में और राजनीतिक विषयों के बारे में भी जानकारी मिलती है। कहाँ से? ऋग्वेद से। जबकि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। इसमें जो कुछ मंत्र हैं वह ऋग्वेद से भी प्राचीन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में हमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, जो कि है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। कौन कौन से वेदांग हैं? कौन कौन से 6 वेदांग हैं? पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त तथा छठा छंद। तो हमें याद रखने योग्य वाली बात यहाँ क्या है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय इतिहासों को जानने के लिए सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण कहाँ से मिलता है? पुराणों से। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों के रचयिता कौन है? किन्हें माना जाता है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल 18 हैं, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो राजाओं की वंशावली कौन कौन से पुराणों में पाई जाती है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक हैं।
पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है एवं प्रामाणिक हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। पुरुष का अर्धांगिनी शब्द का वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी प्राप्त करता है। गुप्त युग का जानकारी हमें नारद स्मृति से प्राप्त होता है। गुप्त युग के विषय में जानकारी हमें नारद स्मृति से प्राप्त होता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन हमें मिलता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम किसे कहा जाता है? जैन साहित्य को। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। महावीर तथा उनके समकालिकों का वर्णन हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन इतिहास जानकारी प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र एक अच्छा शास्त्र है, जहाँ से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। कश्मीर के इतिहास से संबंध किस पुस्तक का है? राजतरंगिणी का। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हण के द्वारा। तो कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। और वो की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है, जिसका लेखक अली अहमद है। और वो की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा से मिलता है, जिसका लेखक अली अहमद है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले के इतिहास तथा
मध्ययुगीन राजनीतिक अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। गर्गी संहिता के रचयिता कौन है? कात्यायन, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस जिसे फारस जो कि अब ईरान है के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। हेरोडोटस द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो हिस्टोरिका है। इस बुक से, हिस्टोरिका से हमें भारत फारस के संबंध का वर्णन मिलता है। और ये हेरोडोटस द्वारा हिस्टोरिका कब लिखा गया? 5वीं शताब्दी में। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रटस तथा अस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो कई बार प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले विदेशी जो थे वह मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है इंडिका, और इससे हमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस कौन था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बिंदुसार के राज दरबार में कौन आया था? डाइमेकस, जो कि सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसके द्वारा जो हमें विवरण प्राप्त होता है, इससे भी हमें मौर्य युग की ही जानकारी प्राप्त होती है। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। तो अशोक के राज दरबार में डायोनीसियस आया था, जो कि मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी थी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। प्लिनी द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है।
पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, इस पुस्तक के बारे में कि यह पुस्तक किसने लिखा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। चीनी यात्री फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने मध्य प्रदेश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था, वह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया और इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। हेनसांग भारत में 15 वर्षों तक रुका, उसके बाद वह चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। हेनसांग का भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बौद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। जिस समय हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, उस समय वहाँ के आचार्य शीलभद्र थे। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। अरबी लेखक अल बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? अल बरूनी, जो कि एक लेखक था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी द्वारा लिखी गई वृत्तांत, उसकी कृति का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जो कि आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, केमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल,
तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो अल-बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जो विभिन्न विषयों पर आधारित करीब 80 अध्यायों में विभाजित है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहाला कहा जाता है। तो इब्ने बतूता द्वारा लिखा गया वृत्तांत क्या है? रिहाला, जिसे रिहाला कहा जाता है, जो कि इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। तेरह 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। कंगियूर तथा तंगियूर की रचना तारानाथ ने की। यह एक तिब्बती लेखक थे। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिन्हें अश्वनी कुमार भी कहते हैं, के नाम मिलते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई अभिलेख, किस अभिलेख से? बोगज कोई अभिलेख से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण हेलियोडोरस के वेशनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो गरुड़ स्तंभ लेख से हमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो भारतवर्ष का जिक्र हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शौहगौड़ा अभिलेख है। शौहगौड़ा अभिलेख से हमें सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। तो सती प्रथा का हमें लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जो शासक भानुगुप्त द्वारा बनवाया या लगवाया गया था। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास
उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। तो अभिलेख कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अनुमान हम इसी आधार पर लगा सकते हैं कि अभिलेख के आधार पर ही सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसारपन कहा गया है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और इसी को साहित्य में करसारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी स्वर्ण भूमि वर्तमान में जो है म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और उससे संबंधित शासक का विवरण है, इसे देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, यह एक तिथि रहित अभिलेख है और इसके शासक थे कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, इसके शासक थे रुद्र दामन। नासिक अभिलेख, इसके शासक थे गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख, इसके शासक थे समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख, इसके शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख, इसके शासक थे मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज इसके शासक थे। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसके शासक स्कंदगुप्त थे। देवपारा अभिलेख, ये शासक बंगाल शासक विजयसेन थे। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहा जाता है। तो आप इस वीडियो को बैक करके दोबारा सुने, यह आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको ये सभी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यह आसानी से याद हो सकता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर की कला है एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। उत्तर भारत की मंदिर कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली। वहीं दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदड़िया महादेव खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर,
लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र।